साथियों, सबसे पहले उन सभी मूल निवासी महापुरुषों का अभिवादन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमें आजाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। भीमा कोरेगांव की 200 वर्ष की शताब्दी वर्ष पर मैं उन 500 सोल्जर्स को, सैनिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिन्होंने केवल मात्र छत्रपति संभाजी महाराज का ही बदला नहीं लिया, भिक्षु संघ का कत्लेआम किया था उनका बदला लिया, लिंगायतों का कत्लेआम किया था उनका भी बदला लिया। केवल संभाजी महाराज का बदला नहीं लिया था। और इस संदर्भ में केवल एकमात्र घटना बताना चाहूंगा। 1 जनवरी 1818 की घटना के संदर्भ में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को सैल्यूट करने के लिए भीमा कोरेगांव जाते थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने समाज में पढ़ा लिखा वर्ग पैदा किया, उनको धोखेबाज कहते हैं और कम पढ़े लिखे लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कह रहे हैं और कम पढ़े लिखे सोल्जरों को सैल्यूट कर रहे हैं। दुनिया का हायर एजुकेटेड आदमी। इसका मूल कारण है कि उन लोगों ने अपना शत्रु निर्धारित किया और शत्रु का खात्मा किया। आज पढ़ा लिखा वर्ग अपना शत्रु निर्धारित नहीं कर पा रहा है। उन्होंने शत्रु निर्धारित किया था और शत्रु का खात्मा किया था। मतलब वो लोग ज्यादा जागृत थे। आज के मुकाबले में, पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में वो ज्यादा जागृत थे। शत्रु की पहचान थी। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब जब संघर्ष हुआ तब परिवर्तन हुआ है। जब संघर्ष हुआ परिवर्तन हुआ है। ब्राह्मणों के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में भिक्षु संघ ने संघर्ष किया, समाज को तैयार किया, परिवर्तन हुआ। और बाद में ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के बाद भारत में अपना कब्जा कर लिया। भारत में ब्राह्मण प्रतिक्रांति के बाद पावरलेस रहा ही नहीं। जिस दिन वो पावरलेस रहेगा उस दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पावरलेस नहीं रहा। ब्राह्मणों ने वर्चस्व प्रस्तावित किया। उनसे पीड़ित होकर लोगों ने भारत में जब मुगल आए उनको साथ सहयोग किया। चलो ब्राह्मणों से छुटकारा मिलता है, ब्राह्मणवाद से मुगल शासक बन गए। मुगलों से जब पीड़ित हुए, लोग पीड़ित थे और अंग्रेज आए, लोगों ने अंग्रेजों को साथ सहयोग किया। संघर्ष के वक्त अंग्रेज शासक वर्ग बन गए। अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस ने संघर्ष किया, कांग्रेस शासक वर्ग बन गई। कांग्रेस के विरोध में मानव कांचीराम साहब ने संघर्ष किया, कुछ हद तक सफल हुए। लालू यादव सफल हुए, मुलायम यादव सफल हुए, जहां संघर्ष हुआ। और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने संघर्ष किया, बीजेपी शासक वर्ग बन गई। अब हम इन दोनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग आने वाले कल के शासक वर्ग कैसे नहीं है? हम लोग आने वाले कल के शासक वर्ग है और इसी वजह से परेशान है। वो लोग इसी वजह से परेशान हैं। अब परेशानी के थोड़े सबूत दे देता हूं। 1885 में कांग्रेस बनी। 1885 में कांग्रेस बनी, उसको 132 साल हो गया। 132 साल हो गया कांग्रेस को। आरएसएस 1925 में बना, 93 साल हो गया। 93 साल हो गया। 93 कम्युनिस्ट 1926 में रजिस्ट्रेशन है, 100 साल हो गया। और
और उसके बाद आरपीआई को 60 साल हो गया, 1957 से काउंट करो, 60 साल हो गया। और बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को 33 साल हो गया। और बीएमपी को कितना साल हुआ मालूम है? 2012 दिसंबर, वो भी 4-5 साल। अभी 5 साल वाली पार्टी से 132 साल की कांग्रेस परेशान है। इस 5 साल वाली पार्टी से 93 साल का आरएसएस परेशान है। इस 5 साल वाली पार्टी से कम्युनिस्ट परेशान है। इस 5 साल वाली पार्टी से 60 साल की आरपीआई परेशान है। इस 5 साल वाली पार्टी से 33 साल की बीएसपी परेशान है, मायावती परेशान है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और तुम इतने परेशान हो रहे हो। अब तो पूरे भारत में जहां जहां मूल निवासी लोग हैं, हमारी विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनको साथ में लेकर तुम्हारी परेशानी बढ़ाएंगे पूरे देश में परेशानी बढ़ाएंगे। और ये परेशानी का कारण वाम से भारत मुक्ति मोर्चा भी है। आप इमेजिन करो कि 3 प्रकार का रिजर्वेशन है। अगर यूरेशियन ब्राह्मणों को आपको सर्विस देना है, प्रशासन में अगर अधिकारी बनाना है, क्लास 1 में अधिकारी बनाना है, क्लास 2 अधिकारी बनाना है, तो आपसे मेरिट मांगा जाता है। आपसे मेरिट मांगते हैं। भाई मेरिट है क्या? और अगर इस समाज में नेता बनाना है तो मेरिट की जरूरत नहीं पड़ती उनको। अर्थात गुलाम बनाने के लिए मेरिट चाहिए और उनको गुलाम मेरिट वाले चाहिए और नेता नालायक चाहिए। उनको गुलाम, प्रशासनिक गुलाम मेरिट वाले चाहिए और नेता समाज के अंदर नालायक चाहिए। वहां मेरिट नहीं मांगते वो। और जो मेरिट वाले लोग हैं उनको 60 साल एंगेज कर देते बाद में। वो सरकार की पॉलिसी के विरोध में बोल ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सरकार की नीतियों के विरोध में 60 साल तक नहीं बोल सकता। मतलब परमानेंट गुलाम बनाने का कार्यक्रम किया। और जो नेता पैदा करते हैं दलाल बड़ों के नाम पर, वो भी गुलाम बनाने का काम करते हैं। जिन मेरिट वालों को गुलाम बनाने के काम पर लगाया, उन्हीं मेरिट वालों को बामसेप ने आजादी के काम पर लगा दिया। यह है चमत्कार बामसेप का। यूरेशियन ब्राह्मणों ने गुलाम बनाने के लिए लगाया और बामसेप ने उन्हीं मेरिट वालों को आजादी के काम पर लगा दिया है। और ये उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। अब उनको समझ में आ रहा है ये समाज सही और गलत का फैसला करने लायक हो गया है, कुछ हद तक हो गया है। और 1818 को जब 100 साल हुआ, 1918 में साउथ बरो कमीशन के तहत हमको अधिकार मिला था। शताब्दी वर्ष था। साउथ बरो कमीशन के वक्त बाबा साहब को नॉमिनेट रिप्रेजेंटेशन मिला। डॉक्टर पीजी सोलंकी को नॉमिनेट रिप्रेजेंटेशन मिला। वहीं विरोध कर रहे थे वो लोग, वहां भी विरोध कर रहे थे ना। और बाद में पुनः पैक्ट के वक्त लगातार विरोध किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद है संविधान सभा में जाने के लिए। अब उस समय सही प्रतिनिधि को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, 1932 में नहीं थी। दलाल बड़े पैदा हुआ तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन 50 साल के बाद 1982 में उन्होंने ईवीएम पैदा कर दी, मशीन पैदा कर दी कि आप अंदर कैसे जाते हो, मशीन पैदा कर दी कि आपका नुमाइंदा अंदर कैसे जा रहा है। वो तब भी आपको नहीं चाहते थे, वो आज भी आपको नहीं चाहते।
वो तब भी आपको नहीं चाहते थे, आपके प्रतिनिधि को, आज भी नहीं चाहते। ये जो उन लोगों ने तरीका बना रखा है, ईवीएम इसमें सबसे बड़ा उन्होंने हथियार पैदा किया हुआ है। वर्तमान में ब्राह्मणवाद को बचाने का, यूरोपियन ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन करने का अगर कोई शस्त्र है, ईवीएम है। ईवीएम है। चुनाव आयोग कहता है, संविधान में भी लिखा हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं, फेयर एंड लवली इलेक्शन करवा रहे हैं। फ्री एंड फेयर नहीं करवा रहे, फेयर एंड लवली करवा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को बचाने का काम ईवीएम कर रही है, और जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, उनको बचाने का काम कौन करेगा फिर? जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, हम ईवीएम को दोष नहीं देते, वो तो मशीन है, जैसा आप उसको फंक्शनिंग करोगे ऐसा आएगा। उसके पीछे जिसका ब्रेन है, जो ईवीएम का इस्तेमाल हमारे विरोध में कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल तुम लोग करोगे, लेकिन ईवीएम का असंतोष इतना है कि आने वाले समय में ईवीएम जानलेवा साबित भी हो सकती है, जानलेवा साबित भी हो सकती है। इस ईवीएम का सबसे पहला विरोध 20 जनवरी 2015 को बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया। ईवीएम की अर्थी उठाई थी हम लोगों ने। तब तक बहन मायावती को मालूम नहीं था, तब तक केजरीवाल जी को मालूम नहीं था, तब तक लालू यादव जी को मालूम नहीं था, मुलायम सिंह को मालूम नहीं था। बीएमपी सबसे पहले आवाज उठाई थी ईवीएम की, और आज नेशनल इश्यू बन गया है। ये और बढ़ने वाला है, ये कम होने वाला नहीं है, और ये बढ़ने वाला है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो नेतृत्व विहीनता है इसको बरकरार रखते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनके पास 3 हथियार है, एक नेतृत्व विहीनता, दूसरा विभाजन, तीसरा अज्ञानता। ये 3 बातों से सही और गलत का जजमेंट नहीं बन सकता। इसलिए उनका तरीका कौन सा है? उनका तरीका है रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका तरीका है। धार्मिक ध्रुवीकरण उनका तरीका है। धर्म रक्षति रक्षते, वर्ण व्यवस्था को बचाओ, वर्ण व्यवस्था आपको बचाएगी। धार्मिक ध्रुवीकरण, जिससे अपने आप ब्राह्मणवाद मजबूत होता है, हिंदुत्व के नाम पर मजबूत होता है, ब्राह्मणवाद मजबूत होता है, पेशवाई मजबूत होती है, हमारी गुलामी मजबूत होती है। वो धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? वो धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं। कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाएंगे, कभी घर वापसी का मुद्दा उठाएंगे, कभी घर वापसी का, कभी लव जिहाद का, कभी गौ हत्या का मुद्दा उठाएंगे। वो धार्मिक ध्रुवीकरण इश्यू उठा रहे हैं, इसलिए उनको मोबिलाइजेशन करना आसान हो जाता है। हमें मुद्दा उठाना चाहिए सामाजिक ध्रुवीकरण का, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का भाईचारा पैदा करने का आपको मुद्दा उठाना चाहिए। और अगर ये मुद्दा उठाते हो तो मूल निवासी इस देश में, पूरे देश में मूल निवासी संगठित हो जाएगा। और अगर मूल निवासी संगठित हो गया तो फिर विदेशियों का क्या हाल होगा, ये तो समय बताएगा, टाइम बताएगा क्या हाल होगा। इसीलिए सामाजिक ध्रुवीकरण के बगैर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप आइसोलेशन में केवल मुद्दा उठाओगे तो नक्सलाइट के नाम पर मारे जाओगे। आप धार्मिक मुद्दे पर लड़ाई लड़ोगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे। आप केवल धार्मिक बेस पर लड़ाई लड़ोगे, खालिस्तानी घोषित कर देंगे, आपको सेग्रीगेट कर देंगे। इसलिए आपको चाहिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाने से और 6 लाख गांव तक इसको पहुंचाने से इस देश में हम लोग आजाद हो सकते हैं। और 6 लाख गांव तक अगर नेटवर्क पहुंच गया, अगर 6 लाख गांव तक नेटवर्क पहुंच गया और 6000 जातियों में भाईचारा पैदा हो गया, और उसके बाद आपको कुचलने के लिए अगर दबाने की कोशिश कोई करता है
तो निश्चित तौर पर 6 लाख गांव तक बीमा कोरेगांव हो सकता है। 6 लाख गांव तक बीमा कोरेगांव हो सकता है। लेकिन बीमा कोरेगांव निर्माण करने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए यूनिटी चाहिए। और वर्तमान में यूनिटी मूल निवासी के नाम पर होनी चाहिए। केवल मात्र एक लड़ाई होनी चाहिए मूल निवासी वर्सेस विदेशी की। इस अवसर पर आप लोग एक बात तय करोगे। अहमदाबाद के एक अधिवेशन में खपड़े साहब ने एक बात समझाते हुए कहा कि कोई मुझे अंबेडकरवादी कहता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये मेरी मजाक तो नहीं कर रहा है। कोई अंबेडकरवादी कहता है मुझे डर लगता है ये मेरी मजाक तो नहीं कर रहा है। तो अंबेडकरवाद की परिभाषा क्या हो? तो उन्होंने बताया, अंबेडकरवाद की परिभाषा उन्होंने बताया कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जितना परसेंटेज हम लोगों ने जोड़ा उतना परसेंटेज हम अंबेडकरवादी है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जितना प्रतिशत में हमने भाईचारा पैदा किया, संगठन में भी लाया और उनको जोड़ने का काम किया, जागृत करने का काम किया, ये अंबेडकरवाद की परिभाषा है, ये मापदंड है, मेजरमेंट है। क्या हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में इतना भाईचारा पैदा कर पाए, यही अंबेडकरवाद की परिभाषा है। ये बात हमारे ट्रेडिशनल अंबेडकरवादियों को समझ में नहीं आती, इसलिए वो दुश्मनों के हथियार बने हुए हैं। आपको पुनः पेशवाई खत्म करना है तो समाज में दलाल भड़ों को प्रभावहीन करना पड़ेगा। दलाल भड़ों को प्रभावहीन करना पड़ेगा, और प्रभावहीन करने के लिए समाज के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करना पड़ेगा। दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दुश्मन तो बहुत सारे षड्यंत्र अपना रहा है। अभी चुनाव से पहले क्या हुआ? बीजेपी रामराज की बात कर रही है ना, मैं उस रामराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे रामों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री एक राम के पास गया, उसका नाम था आसाराम। फिर दूसरे राम के पास गया, उसका नाम था राम रहीम। फिर तीसरे राम के पास गया, उसका नाम था रामदेव। ये इनके धार्मिक राम की स्टोरी बता रहा हूं। और राजनीतिक राम उन लोगों ने पाल के रखा है, कोई दास पाल के रखा है, रामदास, कोई रामविलास, कोई जितन राम, कोई नाथ पाल के रखा है। समझ गए होंगे ना? कोई नाथ पाल के रखा है। अब इतने सारे रामों का इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, फिर भी हमारे एक राम का मुकाबला नहीं कर सकते हो, जिसका नाम है मेषराम। क्या लड़ाई लड़ोगे भाई? इतना सारे राम इकट्ठा कर लिया, फिर भी एक राम से परेशान हो। पहले काशीराम से परेशान थे, अब मेषराम से परेशान हो। तुम और सारे राम इकट्ठा कर लो, तुम लड़ाई जीत नहीं सकते। केवल हमारे समाज की अज्ञानता के आधार पर तुम्हारा वर्चस्व टिका है, और उस समाज को हम लोग जागृत कर रहे हैं, जोड़े हैं, 6 लाख गांव तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में हार हमारी नहीं होगी। हार हजारों साल से जिन्होंने गुलाम बनाया उनकी होगी। और अगर उसके बाद भी दबाने की कोशिश किया तो याद रखो, 1928 में साइमन गोबेक चला था, कहीं 2028 में यूरेशियन गोबेक न करना पड़े। यूरेशियन गोबेक चले जाओ। हम भगाना नहीं चाहते, लेकिन आपको जल्दबाजी है लगता है, आपको जल्दबाजी है। हम लोग भगाना नहीं चाहते। मेषराम साहब ने भी भगाने की कभी बात नहीं की, लेकिन आपको जल्दबाजी है। तो हम लोगों ने तय किया, अगर आपको इतनी जल्दबाजी है तो हम हमारी गति बढ़ा देंगे और 6 लाख गांव तक का तय करेंगे। और आज के दिन हम तय करेंगे, आज के दिन तय करेंगे, हमारे जिले में जितने कार्यकर्ता है वो उसके हिस्से के गांव एडॉप्ट कर लो, एडॉप्ट कर लो अपने सारे गांव, 6 लाख गांव तक 2018 तक पहुंच जाओ। 2018 तक 6 लाख गांव तक पहुंच जाओ। और जितने जिले हैं,
जिले के अंदर तहसील में जो गांव हैं वो गांव तक हमारा नेटवर्क पहुंचना चाहिए और 6000 जातियों में हमारे जितने लोग रहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी उस तक पहुंचने का, उसमें भाईचारा पैदा करने का हम काम करेंगे। ये आज के दिन अगर हम संकल्प करते हैं और 1 साल का टारगेट बनाकर 6 लाख गांव तक 6000 जातियों में अगर पहुंचा देते हैं तो जो जल्द ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं। इस कामयाबी के लिए हमें जो भी समवैचारिक संगठन है, समवैचारिक पार्टियां हैं, उनसे तालमेल कर 2019 में उनका बंदोबस्त करेंगे। इस बंदोबस्त में केवल उनका बंदोबस्त नहीं होगा, EVM का भी बंदोबस्त होगा। तैयारी कर रहे EVM का भी बंदोबस्त होगा। इसमें आप लोग आज के दिन संकल्प करोगे तब ये माना जाएगा कि आप वास्तव में 1818 में जो लोगों ने लड़ाई जीती थी उनको आप मान वंदना देना चाहते हो। ये आज के दिन आप संकल्प करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय मूलवासी।